नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो एक ऐसी चर्चा है जो कि आपकी करियर के दृष्टिकोण से उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हाल ही में यूपी एलटी ग्रेड के संक्षिप्त विज्ञापन को देखा और उस विज्ञापन को देखने के बाद तमाम विद्यार्थियों ने एलिजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन करना शुरू किया कि इस विज्ञापन के लिए हम योग्य हैं कि नहीं हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया कि यदि आप सही दिशा में तैयारी करें तो बहुत कम समय में आप सफलता पा सकते हैं, बहुत कम उम्र में आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने स्ट्रीम का चुनाव नहीं करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव नहीं करते हैं, तैयारी सही समय पर शुरू नहीं करते हैं, अवसरों की पहचान नहीं कर पाते हैं और पहले से तय नहीं कर पाते हैं कि हमें किस एरिया में जाना है, हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है या फिर एकेडमिक सेवाओं में जाना है या फिर कोई बिजनेस करना है। तो इन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो अभी ग्रेजुएशन लेवल के हैं, आगे वो कुछ करना चाहते हैं, तो अभी से सावधानी रखेंगे और ऐसे विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है अपने को सही करने का, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये समय चक्र का पहिया है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये अपने हिसाब से चलने लगता है। और हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं, खासतौर से मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो 25 के बाद आप बूढ़े में गिने जाते हैं। मुझे याद आता है कि जब हम तैयारी करते थे और कभी दिल्ली से घर आते थे, तो यही कई बार सुनने को मिलता था कि कोई उम्मीद बची ही है कि नहीं, और ज़्यादा उम्र नहीं थी। आप सभी से कहते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम 25 से 26 साल की उम्र में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। चूँकि हम सब ऐसे परिवेश से आते हैं कि जहाँ पर 25 के बाद ऐसा लगता है कि उम्मीद खत्म हो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम ऐसे ही पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो लगा कि आप सभी के ऊपर काफ़ी दबाव होगा। तो उन दबावों से कैसे हम उभरें, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। अंत तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि 10वीं 12वीं तक तो 2 स्ट्रीम रहते हैं, आर्ट्स, साइंस और एक और जोड़ लीजिए कॉमर्स। तो आराम से हम इंटरमीडिएट कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे सामने एक चौराहा आता है, जहाँ से ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमें आखिरकार किस रास्ते को पकड़ना है। तो जब हम उस रास्ते का चयन करते हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो या तो हम अपने गार्जियन की सलाह से चुनते हैं या फिर अपने समाज में देखते हैं कि फला ये विषय पढ़कर फला नौकरी पा गया, तो उसके हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को चुनते हैं, उस स्ट्रीम को चुनते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई बीएससी करके अच्छी नौकरी पा गया, तो उस गांव के जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तथा कथित तेज तर्रार विद्यार्थी हैं, वो सब भी बीएससी करने लगे। अगर उसी गांव के बीए करके अच्छी नौकरी में चले गए, टीचर बन गए या फिर सिविल सर्विसेज में चले गए, तो उस गांव के ज्यादातर विद्यार्थी बीए करना शुरू कर देंगे। और तीसरा जो है कि स्वयं से पूछकर कि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीकॉम, क्योंकि अपने से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो देखिए, स्ट्रीम का चुनाव करते समय मोटे तौर पर जो हमने अपने ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को देखा है, अक्सर फॉर्म वेरीफाई करते समय मैं पूछता हूँ कि हिंदी क्यों लिए हो, आगे क्या करना चाहते हो। तो कईयों का है कि सर मजबूरी में हमने हिंदी ले लिया, कईयों का है कि हमने अपने दोस्त को देखा, कुछ कहते हैं कि हमारे घर वालों ने कहा कि ये विषय अच्छा है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर थोड़ा कुछ पॉइंट रखा हुआ है और यही सही भी है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं, तो हमारा बीए का ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था या स्ट्रीम था, वो हमारे पिताजी ने तय किया था कि इस चीज को पढ़िए। क्योंकि मैं जिस गांव से संबंध रखता हूँ, वहाँ के ज्यादातर लोग प्रयागराज में जाकर पीसीएस बने हुए थे। एक बार एक ऐसा बैच आया था कि इसमें 7 से 8 लोग पीसीएस हो गए और उस गांव में एकदम से इतनी जागरूकता आ गई कि लोग ज्यादातर इलाहाबाद जाना शुरू कर दिए और सिविल सर्विसेज की तरफ मुड़ गए।
हमारा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ वैसा ही था कि हम सिविल के तरफ जा सकते थे, लेकिन कुछ अंतरात्मा की आवाज होती है, उसके अनुसार और फिर परिस्थितियों के अनुसार भी हम अपने को आगे मूव करते हैं। तो पहले स्ट्रीम की जिस तरीके से यहाँ पर जो भी चयन है स्ट्रीम का आपने समझ लिया होगा, और आप मूल्यांकन कीजिए कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे थे तो आपको किसने किसने सलाह दिया था कि ये विषय पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो सफल हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है हमने ये क्लियर कर लिया कि बीए करना है हमें, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बड़ा ही अहम रोल है। हमने देखा है कि बीए के पूर्ण करने के 4 से 5 साल तक विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि हमारा ये कॉम्बिनेशन पूरा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन पूरा नहीं है, हमें पहले मालूम नहीं था, कोई बताने वाला होता तो हम आज सेलेक्ट हो जाते। तमाम बातें सुनने को आती हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव आखिरकार हमें कैसे करना चाहिए? एक तो अगर आपके घर में कोई शिक्षित है या फिर पहले से उन तमाम परिस्थितियों को देख चुका है जिसकी वजह से वो वंचित रह गया, तो वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे परिवार हैं या फिर एरियाज हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ध्यान रखा जाता है। बस इतना होता है कि हमारे बेटे का एडमिशन बीएचयू में हो गया, जेएनयू में हो गया, इलाहाबाद में हो गया, इतना ही में लोग खुश रहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर उतना ध्यान नहीं देते। बाद में जब पता चलता है कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कोई नाम नहीं होने वाला है जब तक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सूचनाओं के युग में जी रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपने करियर के दृष्टिकोण से चुनिए। पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना है, लेकिन एक ऐसा विषय समूह का चयन कीजिए जो कि आपके भविष्य को संवारने वाला हो, न कि आपको अनावश्यक रूप से टेंशनाइज्ड करने वाला हो। ठीक है, तो करियर के दृष्टिकोण से चुनाव कीजिए। मान लीजिए आपने बहुत सोच समझ के बाद हिंदी विषय को ले लिया, तो हिंदी विषय का चुनाव करते हुए आप जिस स्टेट में हैं, जिस राज्य में हैं, उसमें हिंदी के साथ विज्ञापन में और कौन कौन चीजें आवश्यक है। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट। अगर आप मान लीजिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, उसका क्या वहां पर रोल रहा है, कितनी सफलता मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि हिंदी विषय के साथ उस विज्ञापन में और किन विषयों को चुना है। अगर हम यूपी की बात करें तो हमें याद है कि जब बीए में हमने हिंदी लिया तो मेरे पापा ने तुरंत संस्कृत दिलवाया, क्योंकि उस समय यूपी में हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य थी और पिताजी ने इन सारी चीजों को देख लिया था, भांप लिया था बहुत पहले से, जबकि मेरा रुझान इंग्लिश की तरफ बहुत ज्यादा था। लेकिन हमने सोचा कि पापा हैं, सही ही बता रहे होंगे, तो हमने हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी और कंपलसरी में इंग्लिश पढ़ा। बीच बीच में मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये न लगे कि ये व्यक्ति हमसे बहुत अलग है। नहीं, हम भी उन्हीं समूहों में से निकलते हुए आपके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, और बहुत ही ईमानदारी के साथ कि जिनको न बताने वाले लोग हों वो भी समझ पाए कि हाँ भाई किस तरीके से हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए के साथ ही आपको करियर के दृष्टिकोण से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, और उस स्टेट में, जिस भी स्टेट में है, मान लीजिए आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि पहली प्राथमिकता क्या होती है, अपना स्टेट होता है, फिर बाद में जो भी चीजें हैं। जितना कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने राज्य में अपनी भूमिका निभाते हैं, शायद दूसरे जगह उतना खुल के बातों को नहीं रखते हैं। कुछ नहीं होता है तो बात बात में ही बाहरी होने का आरोप लगने लगता है। इसलिए अपने स्टेट के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर चुनिए कि वहां पर क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आंख बंद करके आपको नहीं ले लेना है कि चलिए हिंदी ले लेते हैं, फिर फिलोसफी ले लेते हैं, फिर उर्दू ले लेते हैं, फिर इसके बाद हिंदी से ऑनर्स कर लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक से अधिक बार आपको चिंतन मनन के बाद चुनना है। जानते हैं आप कि जीवन में चुनाव का बड़ा रोल है। सिर्फ विषय ही नहीं, आपको कदम कदम पे चुनाव करने का मौका मिलता है। आप सही चीजें को चुनते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और गलत चीजों को चुन लेते हैं तो थोड़ा सा आप संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सभी दरवाजे बंद हो गए, ऐसा नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनते समय अपने राज्य के विज्ञापनों को जरूर ध्यान में रखिए
कि जिस विषय को हम चुन रहे हैं उनके साथ कंडीशन क्या है। अब इसके लिए कोई भी विज्ञापन आए तो आप जरूर देखिए, ध्यान लगाकर देखिए कि हमारा कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अगर आपके पास समय है तो फिर एकल विषयों से उस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सब कुछ सही है, तो आपको तैयारी के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो बीए से ही सिविल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपने बीए के कोर्स को भी पढ़िए, लेकिन अपना एक मानसिक जो वातावरण है वो एज ए सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम को देखिए, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसको देखिए, या फिर आपने जो भी कॉम्बिनेशन लिया हुआ है उसका कितना रोल है सिविल सर्विसेज में, उसके हिसाब से मन बनाना शुरू कीजिए। हमने कई बार देखा है और अपना भी अनुभव इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि एमफिल के बाद हमने सिविल के तरफ थोड़ा जाने का प्रयास किया, बीच में विधिवत तरीके से बीए एमए इत्यादि किया, लेकिन मुझे लगा कि हमने थोड़ा सा लेट इसके बारे में सोचा है, क्योंकि ये प्रतियोगिता का दौर है। जो चीज हम आज सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सफलता के बाद बताते हैं कि बचपन से ही हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, जब 8वीं में पढ़ रहे थे तभी, तब पता चलता है कि हम तो बहुत लेट सोचे इसके बारे में। तो आपको पहले ही मानसिक रूप से अपने को तैयार करना शुरू कर देना है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीए से एकदम से क्लियर रहिए कि हमें इस विषय में आगे बढ़ना है, तो उसके बाद आप उस विषय में एमए कर लीजिए, फिर बीएड कर लीजिए, ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन खुल जाए। जो भी उच्च माध्यमिक है या फिर इंटरमीडिएट टीजीटी पीजीटी, उसमें भी आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रतियोगिता का दौर है तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखना है जो कि आपके लिए बंद हो। ठीक है, तो टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीए एमए बीएड कर लीजिए। आप एमए के दौरान से ही नेट का फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी, आप इसमें अपना कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वालिफाइंग, जिसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसको उसको अपने ध्यान में रखते रहिए और उसके क्वेश्चन पेपर को देखिए। जो भी चीजें हैं किसी न किसी के गाइड में रहिए, और साथ में नौकरी वाली परीक्षाओं को भी भरते रहिए, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया या फिर प्रवक्ता एग्जाम हो गया। ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता की बात हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो हिंदी विषय है, या तो आप इसमें सिविल सर्विस में जा सकते हैं या फिर टीचिंग में जा सकते हैं। ये दो क्षेत्र आपके लिए एकदम से फिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार इन्हीं दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ। कई बार हमने देखा है कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आप नेट क्वालिफाइड हैं, फिर भी आप बार बार जेआरएफ के लिए प्रयासरत हैं, और विद्यार्थियों के सामने कई बार तो डेट क्लैश भी करने लगती हैं। जब जेआरएफ का एग्जाम है उसी समय कोई प्रवक्ता परीक्षा है या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो विद्यार्थी पूछने लगते हैं कि किस पे जोर दें। आपको फोकस किस पे करना है? नौकरी पर करना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने लाइफ को एक जगह कहीं कहीं सेट कीजिए, फिर आगे चीजें होती रहेंगी। क्योंकि जो मिनिमम योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आपने अगर उसको पा लिया है, नेट जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं। बस उनको किस चीज का तलाश करना है? अवसर का। सही समय पर अवसर को पहचानना भी एक बहुत बड़ी कला है। यानी आप पहले से ही तैयारी करते रहेंगे तो अवसर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ गया और आप एमए के दौरान ही नेट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप उस परीक्षा को उसमें फॉर्म भरेंगे, आराम से उस अवसर का लाभ उठा लेंगे। पता चला कि आप एकदम से निश्चिंत रहे, कभी ठीक से पढ़े ही नहीं, फॉर्म आपके स्टेट में आते जा रहे हैं और आप भर नहीं पा रहे हैं, और फिर आप बोलेंगे कि बाद में बोलेंगे कि हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान रखना, सही समय पर ध्यान रखना। तो जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, चाहे एपी एग्जाम के आ रहे हैं, चाहे प्रवक्ता परीक्षाओं के आ रहे हैं, ठीक है, छोटा बड़ा फॉर्म सबको अप्लाई कीजिए, क्योंकि हर परीक्षा आपको एक नया अनुभव देकर जाती है, आपका मूल्यांकन करके चली जाती है, तो उसको एकदम पूरा से भरना है। पहले से ही तय कर लेना है कि हमें यही करना है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो एकदम से एकाग्रचित होके उसी एरिया में जाना है। ये नहीं कि इसको भी कर लें उसको भी कर लें, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिशा आपको तय करना है। ठीक है, अगर हिंदी विषय की बात करें हम, तो सिविल में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं और ट्रांसलेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मुख्य नौकरियां हिंदी विषय पढ़ने वालों के लिए हैं। वैसे विज्ञापनों में आप देखेंगे कि हिंदी विषय में खूब सीटें रहती हैं, लेकिन भीड़ भी रहती है। उसी हिसाब से आपको पहले से ही अपने को तैयार कर लेना है, तब आप बहुत कम उम्र में नौकरी पा सकते हैं। जो हमने क्राइटेरिया बताया कि ग्रामीण इलाकों में, चूंकि हमारा संबंध वहीं से है और हमसे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सबकी पृष्ठभूमि लगभग वही है। ऐसा नहीं है
कि हमारे को कोई विरासत में पॉलिटिक्स मिलेगी या फिर कोई बिजनेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ करना है, हम वो पहले व्यक्ति हैं जो कि अपनी पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत हैं कि एक नौकरी मिल जाए और फिर हम अपना जीवन यापन ठीक ठाक से करें। मध्यम वर्ग, क्या मैं बोलूं, निम्न मध्य वर्ग से ताल्लुक है। तो हमारी जो अनुभूति है और आप सभी की अनुभूति है वो लगभग सेम है, इसीलिए हम बात को यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीम का चुनाव करते समय सावधानी रखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छे से देखना है, फिर उसको करियर के दृष्टिकोण से उसका चुनाव करना है। अपने स्टेट्स के जो भी नौकरी वाले विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, उनको आपको अच्छे से देखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या मिल रहा है, ताकि आप बिना किसी तनाव के आगे तैयारी करते रहें। तैयारी करते समय आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तभी से शुरू कर दीजिए। अगर सिविल में जाना चाहते हैं तो बीए से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत बीए से ही कर दीजिए, क्योंकि टीचिंग में कई कैटेगरीज हैं कि बीए से बीएड के बाद छोटी नौकरियां टीजीटी पीजीटी में टीजीटी तक होता है, और एमए कर लेंगे तो पीजीटी हो जाएंगे, नेट का मौका मिलेगा और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। फिर आगे आगे जितने भी और भी प्रमोशन होंगे वो सब आप जब सर्विस में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। अवसर की बात हमने किया कि सही समय पर जब सारी चीजें आपकी सही रहेंगी तो अवसर भी आपको सुअवसर में दिखेगा। अभी हम यूपीएलटी की बात कर रहे थे, उसमें हमने विज्ञापन में देखा कि 21 से 40 साल के विद्यार्थी ही भर सकते हैं। अब फॉर्म भी 2-2 साल 3-3 साल पे निकल रहे हैं, तो बहुत लोग 40 प्लस हो गए होंगे। ठीक है, 21 से कम है तो चलिए ठीक है, उनके पास मौके हैं, लेकिन जो 41 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, उनका क्या होगा? अब उनको न तो सोसाइटी उनकी एक्सेप्ट कर रही है, न उनके घर परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने अंदर एक कुढ़न के शिकार हो रहे हैं कि हमने आखिरकार तक किया क्या। तो बहुत चिंतनीय चीज हो जाती है अगर सही समय पर आप ध्यान नहीं देते हैं। मौके तो आते रहते हैं, कम से कम आप देखेंगे 2.5 साल पे मौके आते रहते हैं। अगर 5 साल पर चुनाव है तो एक सरकार बीच में 2 विज्ञापन तो निकालती ही निकालती है। ठीक है, तो 2-2 2.5 साल पर 2-2 3-3 विज्ञापन आते हैं, भले उनकी परीक्षाएं आगे पीछे होती रहती हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि हम किस तरीके से हमें शुरू से ही अलर्ट रहना है, ताकि कोई भी मौका आए वो आपके हाथ से निकले ना। अब बात आती है कि आपका सब कुछ तैयार है, तो आगे आप तैयारी का अप्रोच क्या रख सकते हैं। जो हमने सोचा समझा उसी को यहाँ पर बताने का हमने प्रयास किया है कि अगर आप तैयारी का अप्रोच 3-4 तरीके से अपना सकते हैं। एक, बेसिक बुक्स को रख सकते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप कोचिंग 2 तरीके की ले सकते हैं, या ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, या फिर सेल्फ स्टडी कीजिए। यदि आप शुरू से तैयारी में हैं, उस मानसिकता से आप तैयारी कर रहे हैं, करियर के दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे हैं, देखिए ज्ञान तो जीवन भर आपको मिल सकता है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से भी पढ़ना जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी तो एक ऐसा मंत्र है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए चाहे ऑनलाइन कीजिए, दोनों में सेल्फ स्टडी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद आप सफल हो जाएंगे। आप देखते हैं कि हर साल लाखों विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आप देखते हैं कि हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट हो रहे हैं जितनी सीट है उतना ही, बाकी फिर अगली बार कमर कस के आ रहे हैं। तो उसमें सफलता के बाद आप देखेंगे कि 80% विद्यार्थी यही कहते हैं कि खुद से मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बाकी 20% जो कोचिंग वाले खरीद लेते हैं वो सब इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि अगर हम पढ़ते नहीं तो फिर सेलेक्ट कैसे होते। तो इसलिए सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। तो प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी का जो अप्रोच है, सबसे पहले आप बेसिक किताब रख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब रख लीजिए। मान लीजिए आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास रखिए, उसमें जो भी किताबें लगी हुई हैं उनको अपना खरीद के रखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखकर उससे जुड़ी हुई किताबों को खरीद लीजिए। जो भी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता से संबंधित हैं, सिलेबस को ध्यान में रखते फिर किताबों को पढ़िए। तो बेसिक किताबें तो आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग करें कि ऑनलाइन करें, तो सबसे पहले हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में आपने देखा है, पहले कोरोना के पहले जो कोचिंग की स्थिति थी वो अलग ढंग की हुआ करती थी। अब कोरोना के बाद की कोचिंग की स्थिति आपने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग में वातावरण तो बनता है, एक पढ़ाई का माहौल रहता है, और आप
पढ़ने के साथ साथ कुछ नई चीजों को भी सीखते हैं अपने ग्रुप के आधार पे। ग्रुप अच्छा मिला तो आप अच्छा करेंगे, ग्रुप बुरा मिल गया तो आपका परफॉर्मेंस खराब भी हो सकता है। हाँ, अब कोचिंग में आपको ध्यान रखना है कि 50 से 60 बच्चों से ज्यादा का बैच ना हो। सही मायने में ऑफलाइन कोचिंग 50 बच्चों के आसपास की है, 40-50 बच्चों की। लेकिन वर्तमान समय में हमने देखा है, चूंकि सोशल मीडिया से ही हमने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग वाले जो भी टीचर्स हैं, हजारों हजारों विद्यार्थियों को खूब हॉल में बैठाए हुए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। एक तो उसके माध्यम से उनका प्रचार है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 500-600 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं और टीचर बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम तक नहीं जान रहा है। आगे के 2000 विद्यार्थी हैं और जो टीचर के पीछे पीछे लगे हुए हैं उन्हीं को जानते हैं। बाकी अगर आप कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आपको कोई एक नोटिस देना पड़ रहा है या फिर पर्ची पर लिख कर देना पड़ रहा है कि मेरा ये सवाल है। अब पता चला कि आप एकदम पीछे बैठे हुए हैं, सवाल टीचर तक जा ही नहीं पाया। अब वो टीचर कम सेलिब्रिटी ज्यादा हो चुका है। और हमने ये भी देखा है कि एक प्रचलन चला है कि लाइन में विद्यार्थियों को खड़ा कर देना और फिर टीचर जा रहा है और सभी विद्यार्थी झुक झुक के उसका पैर छू रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड ये सब सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लेकिन इसको हम क्लास नहीं कहेंगे, 500-600 को हम रैली कर सकते हैं। एक जो नेता जनता को जिस तरीके से संबोधित करता है, वैसे ऐसे लगता है कि टीचर भी प्रवचन दे रहा है। और कई जगहों पर तो वो भी लगा रहता है, डिजिटल बोर्ड लगा रहता है, तो आपको लगता है कि आप भले ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन आप कहीं न कहीं ऑनलाइन मोड में ही पढ़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑफलाइन कोचिंग में आप देख लीजिए कि बैच छोटे छोटे हैं कि नहीं, क्योंकि कोचिंग का मतलब यह है कि एक एक विद्यार्थी पर टीचर की नजर हो। और अक्सर हमने देखा है कि भाई सफल लोगों की ही कहानी लिखी जाती है, असफल लोगों को फ्रस्ट्रेट बता दिया जाता है, परेशान आत्मा बता दिया जाता है, कामचोर बता दिया जाता है, या फिर तैयारी में लापरवाही करने वाला बता दिया जाता है। ठीक है, बैच में 500-600 बैठे हुए हैं, अगर 5 विद्यार्थी भी सफल होते हैं तो उन्हीं 5 को मेहनती बताया जाएगा और चारों तरफ उनका पोस्टर लगेगा, और बाकी का क्या होगा। तो ऑफलाइन में आप देखिए कि आप रैली में बैठे हुए हैं या फिर क्लासरूम में बैठे, और टीचर के पढ़ाने की क्या टेक्निक है, उन सभी चीजों को देखिए। किसी के विज्ञापन या प्रचार के ऊपर मत जाइए। ठीक, एक चीज आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि आपको अपने सेल्फ कंट्रोल करना है। आपको कम संसाधन में या फिर आप बिना तनाव के अपने घर में भी बैठ कर इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप एकांतवासी हैं, अकेले में भी अपने से डिस्कस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर अगर आपने कोर्स लिया है और सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, कोचिंग बीच में इसलिए आई है, इससे क्या होती है कि नियमितता बनी रहती है, और कोई इसमें नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से और अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं तो फिर इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए या फिर अपने को थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए कि परीक्षा तक हम स्वस्थ रहें, तो कोचिंग करना पड़ता है, और एक मन में संतुष्टि भी रहती है कि हमने फला का कोर्स लिया था। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप किसमें कंफर्ट है, ऑफलाइन में है कि ऑनलाइन में। ऑफलाइन में देखिए जहां से 50 से 60 बच्चों का बैच हो वही देखिए, ये नहीं कि दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ और सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना छोड़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पसीना इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्होंने आपसे फीस ली है। मुझे याद आता है कि एक बार हमने एक कोचिंग के बारे में बिना नाम लिए ही बताया हुआ था, तो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आपको क्या मालूम है, आप तो टेबल पे बैठ के या चेयर पे बैठ के खाली ऐसे ऐसे बता देते हैं। वो घंटों भर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ लिया है, इसलिए वो लिखते हैं, और लिखना भी चाहिए। तो खैर, सभी विद्यार्थियों का अपने अपने टीचर्स के प्रति एक आत्मीय लगाव होता है, उसके बारे में हम नहीं ज्यादा कहेंगे, लेकिन जो सही बात है उसके तरफ हमारा फोकस कराना बहुत जरूरी है, आपका ध्यान ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी पृष्ठभूमि और आपकी पृष्ठभूमि एक ही है। जब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं तो हमने टीचिंग वाले एग्जाम की कभी कोचिंग नहीं की। हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए हमने थोड़ा बहुत कोचिंग किया हुआ था, तो उससे कुछ न कुछ सीखा है, जिसको कि हम कम्युनिटी सेक्शन इत्यादि में इधर उधर लिख के आप सभी को बताते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपको वाचिक ढंग से बताया जाए, बोल के भी बताया जाए और लिख कर भी बताया जाए। कई बार लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा टच करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस दिन कोई बात आपको टच कर गई, आपका जीवन बदल गया। देखिए, तैयारी का अप्रोच इसी तरीके से, फिर भी आप उसमें सेल्फ स्टडी को एकदम से कॉमन मानिए। जब आप चाहेंगे तभी होगा।
जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का नेट क्वालिफाई हुए, जेआरएफ हुए, हमको मैसेज भी किए कि सर आपकी वजह से हुआ। हमने कहा कि ठीक है, मेरा जो योगदान रहा होगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो शायद ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और आपको ध्यान रखना है कि आप पीडीएफ जो करते हैं वो नहीं करना है, आपको इतनी मेहनत करना है कि आपका नाम उस सेलेक्टेड पीडीएफ में रहे। उस पीडीएफ का आप इंतजार कीजिए, तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सोचा कि कम समय में, कम उम्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने स्ट्रीम को सही से चुनिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही चुनिए, तैयारी सही समय पर शुरू कर दीजिए और ईमानदारी से कीजिए। अवसर जितने भी आ रहे हैं उनका लाभ उठाइए, क्योंकि अवसर कम ही आते हैं। मैंने बताया कि 5 साल में 2 से 3 बार ही आते हैं। और पहले से तय कर लीजिए कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो उम्मीद है कि एज ए मेंटर के रूप में आपने हमारी बातों को गंभीरता से सुना होगा और उसी हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।